नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार एस्टेट 2024 22 मई सेकंड शिफ्ट वाला पेपर का विश्लेषण किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। और उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो आगामी परीक्षा में बैठेंगे। आइए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। तो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है? शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। तो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो उत्तर क्या होगा इसका? जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो पाठ्यचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? छात्रों का परिवेश। छात्रों का परिवेश को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या निर्माण की जाती है। अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियां क्या हैं? तो अच्छी शिक्षण सामग्री की जो जरूरी खूबियां हैं वो है अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी, यानी कि इंद्रियों की भागीदारी। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति क्या है? तो भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति कौन सी है? वो है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र है भाई। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो शिक्षण के अंतर्गत सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों को दंडित करना। छात्रों को दंडित करना, छात्रों को मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है भाई। किस दर्शन के अनुसार वासना तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? ऐसा कौन सा दर्शन है जो वासना तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? तो वो है बौद्ध दर्शन। क्या है? बौद्ध दर्शन। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं समंजित करता है कि वह कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है? अभी कोई भी शिक्षक है, कक्षा में प्रदर्शन करता है, उसको संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है। तो ये क्या कहला कर रहा है शिक्षक? तो यह है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन। युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। वे क्या करते हैं? पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। अगला है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या है? जिसमें क्या करती हैं भाई? छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे। यानी कि कक्षा शिक्षण की जो उत्तम प्रणाली है उसमें छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है। तो सभी बच्चों में सीखने की क्षमता क्या होती है? खुली होती है। ये कथन जो कहा था ये फ्रोबेल का कथन है। किसका? फ्रोबेल का कथन है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में एक दस्तावेज है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके अंतर्गत होता क्या है? तो पोर्टफोलियो एक उपकरण है। क्या है? समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रह करना। इन छात्रों के जो कार्य हैं उनका संग्रह करना ही क्या है? इनकी शिक्षा के क्षेत्र में दस्तावेज है ये भी, कि जो छात्र के जो कार्य होते हैं उनका संग्रह, उनको एकत्र करना। डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो डायनेस ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है और किस कारण किया जाता है? तो जोड़ और घटाव के लिए डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट, सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सीखने का जो उपयुक्त अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन करना। व्यवहार में परिमार्जन करना ही सीखने का अर्थ है। समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है? परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना का निर्माण करना ही समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण है। सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण हैं। तो सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? तो वो है भाई सहयोग करना। क्या करना? सहयोग करना। एक अच्छा शिक्षक वह है जो क्या करता है? एक अच्छा शिक्षक क्या करता है?
एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता है? तो सीखने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, उन्हें जिज्ञासु बनाना, उन्हें सक्रिय रखना। तो ये एक शिक्षक का अच्छा दायित्व है। और शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है परामर्शदाता के रूप में। किसके? परामर्शदाता। शिक्षक जो होता है एक परामर्शदाता होता है, सुविधादाता होता है। क्या होता है? सुविधादाता कहें या परामर्शदाता कहें, सुविधादाता या परामर्शदाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन हुआ वो क्यों हुआ था? तो नील मजदूरों की समस्या समाधान के लिए महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, नील मजदूरों की समस्या के लिए, नील मजदूरों की समस्या समाधान के लिए। अगला है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है भाई कौन? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले कितनी भाषाएं थीं? तो पहले थीं 14 भाषाएं, बाद में 8 भाषाएं और इसमें ऐड कर दी गई। 8वीं यानी कि 15वीं भाषा कौन सी थी? तो सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी। सिंधी भाषा थी। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सहायक के रूप में होती है, सुविधादाता के रूप में होती है, परामर्शदाता के रूप में होती है। शिक्षण की प्रक्रिया सहायक के रूप में होती है शिक्षक की भूमिका। शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। तो शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से किस चीज से संबंधित है? तो शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित होता है शिक्षण विधि से। किससे होता है? शिक्षण विधि से शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित होता है। एक प्रतिभाशाली बालक में क्या होता है? तो एक प्रतिभाशाली बालक में क्या क्या होता है? तो एक प्रतिभाशाली बालक की अगर बात की जाए तो उसमें एकाग्रता होती है। क्या होती है? एकाग्रता होती है। बेंजामिन एस ब्लूम ने सीखने के उद्देश्य बताए थे। तो उनके जो उद्देश्य थे वो 3 भागों में बांटे। ज्ञानात्मक, पहला था ज्ञानात्मक और भावात्मक और तीसरा था क्रियात्मक। क्या था? क्रियात्मक। तो जो ज्ञानात्मक था, ज्ञानात्मक के जो पक्ष बताए गए थे, इसके जो स्तर बताए गए थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका जो निचला स्तर है वो क्या है? बोध। और उच्च स्तर क्या है इसका? मूल्यांकन करना। क्या है? ज्ञान। इनका सबसे निम्न स्तर पूछ ले तो क्या है? ज्ञान। ज्ञान के बाद क्या आएगा? बोध। तो ज्ञान इसका निम्न स्तर है और उच्च स्तर पूछ ले तो क्या है? मूल्यांकन है। तो बेंजामिन एस ब्लूम से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।